नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय कक्षाएं हमारी संचालित जो हो रही हैं वो हो रही हैं क्लास 10 की। और इस क्लास 10 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट है, लेसन पहला है। फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, पहला लेसन पढ़ रहे हैं जो है रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं एवं रासायनिक रासायनिक समीकरण, ये हमारा चैप्टर है पहला जो केमिस्ट्री का पोर्शन है। और आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे, दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किनको कहा जाता है और कैसे हम पहचानते हैं कि कहीं कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमें समझना है ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण अगर हमें जानना है तो पहले हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। हमने पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई दो पदार्थ आपस में मिला रहे हैं और वो दो आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक पदार्थ है मैग्नीशियम, एक पदार्थ है मैग्नीशियम और ये किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर रहा है। मान लेते हैं ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो दोनों अगर अभिक्रिया कर रहे हैं तो दोनों की अभिक्रिया को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है उसके लिए एरो यानी तीर का चिन्ह लगाया जाता है। और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, मान लेते हैं क्या बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब दो पदार्थ होते हैं तो दोनों पदार्थों को आपस में रिलेट करने के लिए, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनके बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। जब दो से अधिक होंगे तो सब के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर एरो हमें ये दिखाता है, तीर का चिन्ह हमें ये दिखाता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और इधर जो पदार्थ, नए पदार्थ बनते हैं, उनको लिखा जाता है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हमारा राइट हैंड साइड है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो पदार्थ लिखे जाते हैं, इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं,
अभिकारक कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या है? हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उस प्रदर्शित करने के लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि मैं मैग्नीशियम लिखूं प्लस ऑक्सीजन लिखूं, फिर एरो लगाऊं और आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूं। तो ये तो सामान्य तरीका है, परंतु क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें हम इसको और छोटे तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। क्या तरीका है? अगर हम देखें तो हमें मैग्नीशियम का सूत्र मालूम है, ऐसे ही हमें ऑक्सीजन का भी सूत्र मालूम है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सूत्र मालूम है। यानी इनके प्रतीक, इनके सिंबल्स हमें पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? Mg होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा अणु रूप में लिखा जाता है, तो O2 लिखेंगे। फिर एरो बनाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? MgO होता है। तो इस तरीके से हमने ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, उनको हम प्रतीकों के माध्यम से जो निरूपित करते हैं, तो ये जो निरूपण है, यही निरूपण हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए क्या बताया जा रहा है। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों के माध्यम से निरूपित करने की जो विधि होती है, उनके प्रतीकों के माध्यम से निरूपित करने का जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अर्थात ये जो समीकरण लिखा गया है इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। यहाँ मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का सूत्र लिखा, हमने प्रतीक लिखा, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखा, एरो बनाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक लिखा। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है, इसमें एक विशेष चीज का ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है? ध्यान ये रखा जाता है कि जो केमिकल इक्वेशन लिखी गई है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों के भारों की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। भारों की संख्या इक्वल होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपने पढ़ रखा होगा एक नियम, जो क्या है? द्रव्य अविनाशिता का नियम। क्या है? द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। यानी हम अभिक्रिया के पहले जितना पदार्थ, जितनी मात्रा पदार्थ की लेते हैं, अभिक्रिया के बाद भी पदार्थ की उतनी ही मात्रा रहती है। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि अगर मैंने मैग्नीशियम लिया है प्रारंभिक में 10 ग्राम, तो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उस नए पदार्थ में भी मैग्नीशियम की मात्रा 10 ग्राम होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन मैंने 20 ग्राम लिया है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है उस पदार्थ में भी ऑक्सीजन की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए। अर्थात अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो अलग अलग तत्व हैं, उनका भार चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, अर्थात क्या बना रहता है? सेम बना रहता है। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्य अविनाशिता का नियम। मतलब कोई पदार्थ न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस क्या हो रहा है?
जो पुराना पदार्थ था उस पुराने पदार्थ की रासायनिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और एक नई रासायनिक व्यवस्था बन रही है जिससे एक नया पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है, यानी एक नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो इस वजह से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का जो भार होता है वह रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने पदार्थों के भार के इक्वल होता है। ये समीकरण लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बोला जाता है इसको हम समझते हैं। देखिए ये जो समीकरण लिखा हुआ है इस समीकरण में मैग्नीशियम का परमाणु भार अगर हम देखें तो कितना होता है मैग्नीशियम का परमाणु भार 24। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और क्योंकि ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो 2 × 16 हो जाएगा। तो ये 24 हुआ और 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 हुआ और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 3 2 5, टोटल कितना भार हुआ 56 हुआ। अब आते हैं इधर देखते हैं, इधर मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, दोनों को ऐड अगर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 0 और 2 1 सॉरी ये 0 और ये 4 हो गया 40। तो आप देखिए इस समीकरण में इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कुल भार 56 है, जबकि अगर हम इधर आते हैं तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कुल भार 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ का भार इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसमें द्रव्य अविनाशिता के नियम की पुष्टि नहीं हो रही है, यानी द्रव्य अविनाशिता के नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई रासायनिक समीकरण लिखी हुई है जिसमें दोनों तरफ भार बराबर नहीं है तो उस रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगर हम इसी समीकरण में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, अगर मैं इस समीकरण को कुछ ऐसे लिख दूं, यहां 2 का मल्टीप्लाई करके और यहां मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तब अगर मैं चेक करूं तो आप देखिए मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, तो दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 2 10 4 3 7 1 8 आ जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 बाहर नहीं है, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, ये 2 ही है, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 40 और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो आप देखिए इस कंडीशन में यहाँ इधर रिएक्टेंट साइड में टोटल भार 80 है और प्रोडक्ट साइड में भी टोटल भार 80 है। इसका मतलब ये जो समीकरण लिखी गई है ये कैसी समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। वास्तव में समीकरण सदैव संतुलित रूप में ही लिखी जाती है ताकि उनमें द्रव्य अविनाशिता के नियम का अनुपालन होता है। तो कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण अगर हमें दी हो या हमें ना पता हो कि ये संतुलित है या नहीं संतुलित है तो उसे कैसे पता करें कि ये संतुलित है या नहीं है, और अगर असंतुलित है तो कैसे उसको संतुलित किया जाए। समीकरण संतुलित है या नहीं है ये कैसे पता करें, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, मान लेते हैं कि एक रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से लिखी है C+O2 is given to CO2। अब अगर हमें ये पता करना है ये समीकरण संतुलित है या नहीं है तो इसमें हमें ये पता लगाना होगा कि इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों दिशाओं में
क्या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी का निर्माण करते हैं। ये सारणी है, इसमें हम पहले लिखेंगे तत्व, फिर यहाँ लिखेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और इसमें दो भाग बना देंगे। परमाणुओं की संख्या में एक अभिकारक का भाग, यानी एक अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है, और दूसरा उत्पाद का भाग कि उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आइए देखिए, पहला तत्व क्या है, कार्बन है, और कार्बन के अभिकारक, ये एरो जो है इसके पहले अभिकारक है, एरो के बाद उत्पाद। इस एरो के पहले कार्बन जो है उसकी परमाणु की संख्या कितनी दिख रही है, हमें एक दिख रही है। और अब इसके इधर देखते हैं, इधर कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है। अब ऑक्सीजन दूसरा तत्व है, ये ऑक्सीजन हमने देखा, और इसके परमाणुओं की संख्या यहाँ देखिए दो दिख रही है, तो ये दो हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दो दिख रही है। तो आप देखिए हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों दिशाओं में, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों दिशाओं में बराबर है। इसका मतलब ये जो समीकरण लिखी गई है, ये समीकरण कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। परंतु अगर इसके पहले वाले जो रासायनिक समीकरण हम लोगों ने देखा था, उसको लिखकर देखते हैं, हमने क्या लिखा था, Mg plus O2 is giving to MgO। अब इसमें अगर हम देखें तत्व और परमाणुओं की संख्या, तो चेक करें कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ तत्व है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या इधर एक है, अभिकारक दिशा में एक, और उत्पाद की दिशा में भी एक ही दिख रही है। फिर ऑक्सीजन दूसरा तत्व है, ऑक्सीजन हमने लिखा, इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दो है, और इधर आप देखिए ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैग्नीशियम तो दोनों दिशाओं में बराबर है, परंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्योंकि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर थी, इसलिए ये क्या थी, ये संतुलित रासायनिक समीकरण थी, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी समीकरण संतुलित है और कौन सी असंतुलित है। अगर रासायनिक समीकरण असंतुलित लिखी हुई है तो आवश्यकता होती है कि उसे सदैव संतुलित रूप में लिखा जाए। तो संतुलित कैसे किया जाए, कोई अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास है, उसको संतुलित कैसे किया जाए, इसका भी एक प्रोसेस है, बहुत आसान प्रक्रिया है, और इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।